नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी न्यूज़ स्वदेश। बड़ा इश्यू अभी मार्केट के लिए राउंड द कॉर्नर है, यूनियन बजट 2022। लेकिन ये शो में हम बात करेंगे कि आपको एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर, ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए। बजट एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है और इस शो में हम आपके साथ तीन बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आएंगे, डिम्पी और मैं, और हम ये बात करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहाँ फोकस होगा, किन सेक्टर और थीम्स पर बाजार की तेजी या मंदी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और खैर आपको ये बात अब अच्छे से पता है कि बजट के अंदर रेलवे बजट भी मिक्स होकर आता है, इसलिए हमारी जो ग्राफिक्स होंगे जो हम आपके सामने रखने वाले हैं उसमें आप देखेंगे वो सारे फोकस्ड पॉइंट हमने आपके लिए निकाले। यहाँ पे सरकार कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात जरूर बोलेगी, इसलिए शो अपने आप में बहुत अहम है। जैसे अजय भी बता रहे थे, 3 मेहमान हमारे साथ है, मैं परिचय करवा देता हूँ उन तीनों मेहमानों का। मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के गौतम दुग्गड़ हमारे साथ जुड़े हैं, कैपिटल माइंड्स के सीईओ एंड फाउंडर दीपक शनॉय और क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीआईओ अनिरुद्ध सरकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन तीनों से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का ईटी न्यूज़ स्वदेश पे समय देने के लिए और ठीक बजट से पहले समय देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए कि हाँ, कहाँ पे सरकार का ज्यादा फोकस रह सकता है, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। खैर दीपक सर, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। पहले आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप इस बजट को कैसे देखते हैं और इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा आपके हिसाब से फोकस्ड एरिया कौन सा है? फर्स्टली शुक्रिया आपने हमें बुलाया इस मीटिंग के लिए। और लेकिन मैं माय व्यू और मेरा जो व्यू है इस बजट के बारे में ऐसा है कि अब जो बजट आने लगे हैं पिछले कुछ सालों में, उनमें मतलब वो पहले जैसे बजट की अहमियत नहीं रही है, इसलिए कि जो पॉलिसी डिसीजंस पहले सिर्फ बजट में हुआ करते थे अब वो अक्रॉस द ईयर स्प्रेड हो रहे हैं। मतलब कि साल में कई बार ऐसी मीटिंग्स होते हैं, जैसे जीएसटी का मीटिंग होता है हर 2 महीने में, और उस मीटिंग में और हर महीने में उस मीटिंग में इनडायरेक्ट टैक्सेस का सारा जो बजट में हुआ करता था वो वहां चला जाता है। बजट में हमें ब्रॉडली मिल जाता है कि फोकस क्या है, और क्योंकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसको चेंज करना पड़ता है, तो वो इनकम टैक्सेस के बारे में लोग अगर कोई बड़े चेंजेस हों पर्सनल इनकम टैक्सेस के, उनमें जो चेंजेस आते हैं वो सबसे ज्यादा आती हैं। तो मुझे लगता है ऐसा है कि इस बजट में कुछ ज्यादा मतलब देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि चेंजेस अक्रॉस द ईयर आएंगी अगर आनी भी हैं तो। लेकिन हम ये करते हैं कि थोड़ा सा टैक्स रैशनलाइजेशन हो जाए। काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ है टैक्स कोड, तो उसमें थोड़ा सा सिंप्लिसिटी आ जाए और कॉर्पोरेट्स को एटलीस्ट क्लियर विजन मिल जाए, स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट। जो बाहर या इंडिया से इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी आ जाए। काफी अनक्लियर चीजें हैं इसमें। फेयर पॉइंट दीपक, आपने ओवरऑल तो सही बात बोली कि डेटा ये शो करता है कि ओवर द इयर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी, बाजार की वॉलेटिलिटी बजट के समय में कम होती जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम स्पेशली जीएसटी आने के बाद, लेकिन ये क्लियरली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर कम्युनिटी, सिटीजन्स, सारे स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट की स्टांस को और टिल्ट को एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तो क्लियरली है ही है उन सारे। और आप तीनों में खास बात ये है कि आप लोग प्रैक्टिशनर्स हैं मनी मैनेजमेंट के, क्लियरली फाइनेंशियल मार्केट से क्लोज हैं और आपका नज़रिया बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो गौतम, मैं आपके पास आता हूँ, यू आर अ नंबर्स मैन। अगर 2-3 खास नंबर्स जिनको बाजार देखना चाहेगा, फिस्कल डेफिसिट का क्या आपकी उम्मीद है, वो 2-3 नंबर्स कौन से होंगे आपके हिसाब से, मैक्रो नंबर्स? आपकी खुद की उम्मीद क्या है, बाजार की उम्मीद, और वर्सेस क्या यहाँ पे हो सकता है डिस्कशन में आए? फिस्कल डेफिसिट नंबर 1 नंबर है, और भी बहुत सारे जहाँ पे आपकी पैनी निगाह बनी होगी कमेंट्री में। हाय, गुड मॉर्निंग अजय। आई थिंक मुझे लगता है 2-3 चीजें जो हर बजट में सालों से देखते आ रहे हैं लोग, वो है फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी ग्रोथ का नॉमिनल बेसिस पे क्या एजम्पशन लिया हुआ है, डाइवेस्टमेंट कितना होगा, अलग अलग स्कीम्स में कितना पैसा एलोकेट किया है। जनरली बजट के दिन पे जो सबसे ज्यादा 2 चीजें देखी जाती है वो है कि फिस्कल डेफिसिट कितना एजम्पशन लिया है और ग्रॉस और नेट मार्केट बोरोइंग उस साल के लिए कितना है। तो मुझे लगता है हमारा जो एजम्पशन है वो है ग्रॉस मार्केट बोरोइंग का नंबर 12.5 लाख करोड़ के आसपास और नेट मार्केट बोरोइंग करीबन 8,30,000 करोड़ के आसपास।
और फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट ने पिछले साल के बजट में क्लैरिफाई किया ही था, ग्लाइड पाथ उन्होंने दिया था FY26 का, तो उसके हिसाब से 6.5 के रेंज में रहना चाहिए। बट नंबर्स के अलावा जो बजट का इंपॉर्टेंस रहेगा, मुझे लगता है 2 चीजों पे रहेगा। जो अभी स्लो डाउन है कंजम्पशन में, लोअर टिकट आइटम में, रूरल में, जो केशव रिकवरी हम देख रहे हैं कंजम्पशन में कि हाई टिकट अर्बन डिस्क्रिशनरी काफी अच्छा कर रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ है। और लो टिकट रोजाना के जो आइटम है FMCG जिसे हम कहते हैं स्टेपल्स, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कम है, राइट। तो गवर्नमेंट को इसमें स्टेप इन करना होगा और नीचे जो इनकम है, लोअर मिडिल क्लास एंड अर्बन पुअर, उनको सपोर्ट देने की जरूरत है, बिकॉज उनके बगैर कंजम्पशन रिकवरी नहीं हो सकता है और बिना कंजम्पशन रिकवरी के इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं चल पाएगा। और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में चलना चाहिए इंजन के तौर से, तभी आपको एक सस्टेनेबल मैक्रो रिकवरी दिखेगी GDP में। तो वहां पे आई एम वेरी कीन टू सी कि गवर्नमेंट वहां पे क्या करना चाहता है और क्या करेगी वहां पे, ताकि लोअर एंड पे इनकम और कंजम्पशन सपोर्ट मिल सके। अदरवाइज जो हर साल रहता है बजट के आसपास 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक बजट रेलेवेंट रहता है। आज के तारीख में बजट का रेलेवेंस मार्केट के हिसाब से काफी डिमिनिश हो गया है, कम हो गया है। तो 2-4 दिन के बाद मार्केट वापस फंडामेंटल्स पे, रूटीन पे आ जाएगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे चल रही है, US फेड इंटरेस्ट रेट कब हाइक करेगा, RBI उसको कब फॉलो करेगा, एंड जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है, क्रूड के दाम क्या है। बजट 2-3 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, जैसे कि हमने पिछले साल भी देखा। कैपेक्स को लेके बहुत एक्साइटमेंट था लास्ट ईयर, बट जो अभी तक 9 मंथ्स का डेटा आया है गवर्नमेंट का, कैपेक्स स्पेंडिंग काफी कम है, मतलब फ्लैटिश ट्रेंड चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि लास्ट ईयर का टारगेट जो रखा है कैपेक्स स्पेंडिंग का वो शायद मीट हो FY22 में, जिसकी की जरूरत है, बिकॉज कैपेक्स स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट साइकिल, ऑल ऑफ दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनिरुद्ध, आप तो फंड चलाते हैं अपना, आप के हिसाब से कौन से सेक्टर्स पे आप खास फोकस देखना चाहेंगे? क्लियरली PLI, बहुत सारी स्कीम, जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने ये बोला, ऑलरेडी बहुत अग्रेसिव पुश देख रहे हैं हम गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम कलेक्शंस टैक्स से काफ़ी बॉइंट है। तो किस तरफ आप एक्स्ट्रा कैपेक्स देखना चाहेंगे? आप खुश कैसे होंगे? कौन से एरियाज पे अच्छा खासा फोकस देख के आपको खुशी होगी? अनिरुद्ध, राइट, आई थिंक अनिरुद्ध हमें सुन नहीं पा रहे हैं। हम 2 सेकंड में वापस आते हैं। दीपक, आपका अगर इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स की बात करें तो आपके पोर्टफोलियो में कौन से इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर सबसे ज्यादा वेट में है? अभी तो फिलहाल काफी हमारे पास आईटी है और काफी हमारे पास अभी थोड़े से हमने बैंक्स लेना स्टार्ट किया हुआ है, काफी इंडस्ट्रियल्स हैं। वी आर एक्चुअली क्वाइट डाइवर्सिफाइड, सो काफी हमारे सेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर मे बी फार्मा जहाँ पे कोई ज्यादा पोजीशंस नहीं है, मोस्टली वी हैव सम पोजीशन इन ऑल सेक्टर्स except now we have gotten out of commodities. So जो commodity prices हैं वो कम होती जा रही हैं, जैसे जैसे रिकवरी बढ़ता जाएगा वर्ल्ड वाइड, आई थिंक commodity prices और कम होंगी। और इससे मतलब ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ commodity producers हैं, commodity chemical companies हैं, वहां पे थोड़ा सा वैल्यूएशन भी ज्यादा हो गया, तो वो हम थोड़ा सा वॉच आउट कर रहे हैं। अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट में ज्यादा कुछ किसी को नहीं आएगा, लेकिन एग्री पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अगर कुछ एग्री में, क्योंकि एग्री देयर इज अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना कलेक्ट किया है वो एस्टिमेट से काफी ज्यादा है। और जो अभी नवंबर तक का जो फिस्कल डेफिसिट है, नवंबर तक वो सिर्फ 6 लाख करोड़ है, जहां पे उन्होंने एस्टिमेट किया था 15 लाख करोड़ फॉर द होल ईयर। सो देयर इज पोटेंशियली सम स्पेंडिंग दैट कैन कम। अगर इस साल नहीं होता है तो अगले साल होगा, तो वहां वी फील एग्री में थोड़ा ज्यादा स्पेंड करेंगे। बट लेट अस सी, अभी तो मतलब प्रेडिक्शन इज यूजलेस, लेट्स वेट एंड सी व्हाट द गवर्नमेंट डज।
हमने कुछ जब बजट के बारे में हम पढ़ रहे थे या समझ रहे थे तो हमने कुछ एक चीजें भी निकाली कि जैसे रियल एस्टेट में क्या हो सकता है, तो बजट में क्या होगा फोकस, उससे जुड़े हुए कुछ ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर होंगे जिसमें ऑटो सेक्टर है, विनिवेश को लेकर सरकार बहुत अच्छे से बात कर सकती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में बात रखेगी, भारतमाला, जल जीवन प्रोजेक्ट, ये कुछ भारी भरकम प्रोजेक्ट है, सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसको लेकर अनाउंसमेंट होगी। अनिरुद्ध, आई थिंक अब आप हमको अच्छे से सुन पा रहे होंगे। ये जो विनिवेश वाला सेगमेंट है, सरकार इस बजट में श्री गणेश भी कर सकती है। देखिए कल ना बहुत शानदार तस्वीरें आई थी जब एयर इंडिया को टाटास को सौंप दिया गया। उससे बाद अब उम्मीद है कि LIC का IPO भी आ जाएगा, इसी बजट में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद भी सरकार विनिवेश की गाड़ी थोड़ी और तेज चलाना चाहेगी। इस पूरे सेगमेंट को आप कैसे देखते हैं? जो हम देख रहे हैं कि वो बेसिकली ये है कि अगर आप देखें पिछले बजट में गवर्नमेंट का फोकस काफी था कि हम लोग काफी सारे जो नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs बोलते हैं जिसको, उसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जितना प्लान था उतना कुछ हुआ नहीं है। एयर इंडिया इज द ओनली वन जहां बोल सकते हैं कि थोड़ा सक्सेस मिला है। बट अभी जो लगता है हमारा कि बेसिकली जो अगला 1 साल रहेगा वहां पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत ही ज्यादा रहेगा, और जो नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs है गवर्नमेंट का मेन फोकस वहां रहेगा। एंड उसमें गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 40 एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया है। ये एंटिटीज आपके होंगे टिपिकली इन द मेटल्स, द माइनिंग, होटल्स, ट्रैवल, टूरिज्म। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है कि ये हमारे नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट्स है एंड इनको प्राइवेटाइज करे। तो आई थिंक अगले साल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन। LIC सबसे बड़ा है, वो मोस्ट लाइकली शायद इस साल हो जाए बाय मार्च। अगर नहीं होता है तो वो एक बहुत बड़ा टिकट आई वुड से IPO होगा जो गवर्नमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अनिरुद्ध, ये आपने जो बात बोली इसके ऊपर थोड़ा सा और स्क्रैच करते हैं। आप तो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में अपने FII और डोमेस्टिक इन्वेस्टर कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स से बात करते होंगे। एक व्यू निकल के ये आता है कि एक सेट ऑफ एसेट्स है, गवर्नमेंट एसेट्स, जो स्ट्रेटेजिक in नेचर है, उसमें से ही कुछ हैं जैसे बैंक्स, कुछ जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन वो स्लो मूविंग है। दूसरी तरफ ऐसे कुछ है जहाँ पे PSUs ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं है, वहाँ OFS पे OFS होता रहता है, सप्लाई बढ़ती रहती है, बट वो स्टॉक कोई चाहता नहीं है एक्चुअली लेना। अगर कुछ ऐसे कंपनीज या एसेट्स की बात की जाए जहाँ पे आपको लगता है बहुत फास्ट और क्विक होगा एग्जीक्यूट करना, डिमांड अच्छी होगी डाइवेस्टमेंट, तो वो कौन से होंगे आपके हिसाब से? इनफैक्ट एक जो बहुत ही नॉन स्ट्रेटेजिक PSU सेक्टर है जहां पे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, आई वुड से इज द मेटल्स एंड माइनिंग। और ये जो मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस है वहां पे कंसिडरिंग ये फैक्ट कि अभी जो इंटरनेशनली अगर आप देखें जो मेटल साइकिल है वो अप साइकिल में है, तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है इंटरनेशनली दे आर फ्लश विद फंड्स। एंड अभी उनके लिए इंडिया में बड़ा मेटल माइनिंग सेक्टर अगर पिकअप करना है तो इससे अच्छा टाइम नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि चाहे वो NMDC बोले या कोल इंडिया बोले या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोले, इसमें अगर उनको स्ट्रेटेजिक स्टेक बेचना है, आई थिंक इससे अच्छा टाइम नहीं होगा। कंसीडरिंग की इंटरेस्ट बहुत हाई है, इंडिया में कैपेक्स साइकिल है, इंटरनेशनल में कैपेक्स साइकिल चल रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज कंपनीज जो इंटरनेशनली है उनके पास कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। इस टाइम पे वैल्यूएशन भी अच्छा मिलेगा। ओके, ठीक है। गौतम सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा एक बार। जैसे अभी आप कह भी रहे थे कि इस बार सरकार का फोकस अच्छे से रहेगा, तो अगर मैं आपसे कुछ स्पेसिफिकली एरिया पूछूं या स्पेसिफिकली थोड़ा शेयर पूछूं, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ा शेयर जानने की भी ज्यादा है, तो आप कोई ऐसे 1-2 शेयर रिकमेंड कर सकते हैं जो बजट और बजट के बाद भी मेरी नोटिस में रहे या मेरी फोकस एरिया में रहे या मेरी बैलेंस शीट में तो होने ही चाहिए? आप ऐसे अगर मेरे को 2 शेयर भी बता देंगे तो काम हो सकता है सर। अजय, बजट का लाइक आई सेड रेलेवेंस सिर्फ 2 या 3 दिन ही रहता है, बजट से 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद, क्योंकि आजकल पॉलिसी मेकिंग एक कंटिन्यूअस इवेंट है, थ्रू आउट द ईयर चालू रहता है गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स ऑन पॉलिसी। सो पहले बजट एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था क्योंकि सारे अनाउंसमेंट्स उसी दिन आते थे। अभी हमने देखा एयर इंडिया का अनाउंसमेंट बजट के बाहर आया है, PLI के अनाउंसमेंट्स बजट के बाहर आते हैं, GST का मीटिंग अलग होता है। सो बजट के दिन, और पहले एक काफी अच्छी प्रथा थी, रेलवे बजट के दिन काफी लोग स्पेकुलेट करते थे रेलवे शेयर्स को लेके, वो भी अभी बंद हो गया है। सो मुझे लगता है जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बजट का बहुत
ज्यादा रोल नहीं होता है अनलेस की कोई सेक्टर स्पेसिफिक बड़ा अनाउंसमेंट आ जाए, जैसे आप बता रहे थे रियल एस्टेट को लेके या होम लोन्स को लेके कुछ सहूलियत दे, या गवर्नमेंट मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए कुछ टैक्स ब्रेक्स अनाउंस कर दे, तो कंजम्पशन ओरिएंटेड शेयर्स के लिए वो काफी अच्छा रहेगा। पर अगर आप एक मिनट के लिए बजट को बाजू में रखते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेयर प्राइस के लिए जो मैटर करती है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो कि अभी थर्ड क्वार्टर का अर्निंग सीजन चालू है, काफी अच्छा रहा है अभी तक। अगर आप देखें पहले जो 20 निफ्टी के कंपनीज आए हैं अर्निंग्स, करीबन 18% अर्निंग्स ग्रोथ आया है, एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। और वो मुझे लगता है काफी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। और दूसरी जो बाकी चीजें हो रही है ग्लोबली, फेड इंटरेस्ट रेट्स को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, या क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेके, उसका इंपॉर्टेंस मार्केट के हिसाब से काफी ज्यादा है। और मुझे लगता है काफी जो करेक्शन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, निफ्टी ऊपर से 8% डाउन है, स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस भी 8 से 10% के आसपास ऊपर से गिरे हैं। सो काफी सारे स्टॉक प्राइसेस में वैल्यूएशन में थोड़ा सा एक रूम बना है पैसा बनाने के लिए। तो लार्ज कैप आईटी है, लार्ज कैप फाइनेंशियल्स है, इसमें हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये जो शेयर्स है इसमें हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है अगले 1 साल 3 साल के हिसाब से। और इसके अलावा फिर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसे हम कहते हैं, जहां पे हम कंजम्पशन स्पेस में के शेप रिकवरी देख रहे हैं, लोअर एंड में कोई ग्रोथ नहीं है और तकलीफ ज्यादा है, और वहां पे इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन भी इंपैक्ट हुए। और ऊपर के सेगमेंट जो है जिसे डिस्क्रिशनरी कहा जाता है, जहां पे आप अर्बन ओरिएंटेड जो कंपनीज है, ज्वेलरी ले लीजिए आप, पेंट्स ले लीजिए, एडेसिव्स है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, ये सारी जो कंपनियां हैं, टाइटन, जुबिलेंट, एशियन पेंट्स, पिडलाइट, ये हमें काफी अच्छे लगते हैं। और ये काफी दिनों से हमारे पोर्टफोलियोज में है, मॉडल पोर्टफोलियो में है। वहां पे हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट टाइटन हमारा नंबर 1 पिक है पिछले 6 साल से इन द डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैटेगरी। वो हमें आज भी अच्छा लगता है। अभी जो करेक्शन हुआ है, हो सकता है कुछ दिन और करेक्ट हो, थोड़ा और टाइम करेक्शन हो, प्राइस करेक्शन हो, बट जहां जिनका व्यू थोड़ा लंबा अवधि का है या 3 ईयर 1 ईयर काइंड ऑफ अ व्यू है, काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है सम ऑफ दिस शेयर्स में, लार्ज कैप आईटी, लार्ज कैप फाइनेंशियल्स एंड सम ऑफ दिस वेल नोन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स। फाइन दीपक, ये अपनी बात हो रही थी, एक ऑफ द पैनलिस्ट शायद बोला था कि कोई भी कंजम्पशन ट्रिगर करने के मूव्स स्पेशली रूरल में वो काफ़ी वेलकम किए जाएंगे बाजार से, क्योंकि हमने देखा, गौतम भी यही बोले अभी अभी कि द बल्ज ब्रैकेट में तो कंजम्पशन अच्छा है, बट मिड टू लोअर में कंजम्पशन हिट हुआ है, और अंडरस्टैंडेबली सो, क्योंकि लास्ट 2 साल बहुत खतरनाक थे लोगों की इनकम्स। तो क्या गुंजाइश है गवर्नमेंट की कि कंजम्पशन को ट्रिगर करने के लिए क्या ट्वीक्स कर सकते हैं जिससे कंजम्पशन ट्रिगर होगा, और कौन सी कैटेगरीज आपको लगती हैं इम्पैक्टेड हो सकती हैं? अज्यूम करते हैं कि कुछ कदम उठाए कंजम्पशन ट्रिगर करने के। पहले जो ट्रिगर्स हुआ करती थी जो कंजम्पशन के लिए, अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम किया जाए या चेंज किया जाए, वो अब बजट में नहीं आएंगी, वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू आएंगी। लेकिन गवर्नमेंट जरूर नरेगा से कुछ चेंजेस कर सकती है, या फिर रूरल प्रोजेक्ट्स में दे कैन इन्वेस्ट or they can give private companies एक तरह से उनको अगर आप इंसेंटिव दे दें रूरल में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर शायद वहां का भी मतलब कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो अगर वो चीजें ऐसे करते भी हैं तो बहुत धीरे होगा और गवर्नमेंट ड्रिवन होगा, तो मतलब 3-4 महीने स्टार्ट करने में ही लग जाएगा, और फिर और ट्रिकल डाउन होने में काफी और टाइम लगेगा, क्योंकि और ये स्टॉक्स जो इमीडिएटली इम्पैक्ट होती हैं वो यूजुअली वो न्यूज सुन के कि अच्छा ये 4-6 महीने और लगेगा, उसके बाद शुरू होगा, उसके बाद वो उनके शेयर प्राइसेस भी कम हो जाते हैं वो सुनने के बाद। सो यूजुअली अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ी चीज कोई नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक कंजम्पशन चेंज करना वो थोड़े से छोटे से ट्रिगर्स होंगे। लेकिन जरूर ऑटो में यहाँ पे चेंज हो सकता है, जहाँ पे 2 व्हीलर्स बहुत यूज होते हैं रूरल में, और 2 व्हीलर सेल्स काफी कम हो गए पहले से। तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट कोई नया स्कीम बना दे, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और
इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ उनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की जो ट्रांसमिशन है वो भी स्प्रेड आउट होनी चाहिए, तो वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो भी चीज अच्छी है। पर इन जनरल मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा स्पेस है यहाँ, क्योंकि इस साल कलेक्शन अच्छी रही हैं, लेकिन अगर ज्यादा वो स्पेंड करें नेक्स्ट ईयर तो फिर फिस्कल डेफिसिट और वाइडन हो जाएगा, और उस ऑलरेडी यील्ड बॉन्ड यील्ड के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, और गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है, बहुत सबसे बड़ा एक्सपेंस है, वो इंटरेस्ट रेट्स है और इंटरेस्ट पेमेंट्स है। और अगर इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ें तो फिर मतलब आपका जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है और बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल रखने की उसकी जरूरत है। तो हमें ज्यादा नहीं लगता कि होगा, लेकिन आई थिंक नेचुरली इंडिया का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि हम लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग। खैर इस बीच अभी थोड़ी देर पहले गौतम ये बात कह रहे थे कि रेलवे बजट नहीं रहा तो थोड़ी एक्साइटमेंट कम हो गई, लेकिन फिर भी हमारे रिपोर्टर्स ने वो एक्साइटमेंट बनाए रखी। उन्होंने ये पता कर लिया कि हाँ इस बार रेलवे को लेकर सरकार क्या अनाउंसमेंट कर सकती है टेंटेटिवली। तो वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिसमें पहले आप सुनते थे कि वो स्टेशन बढ़ाते थे कि स्टेशन से गाड़ी स्टेशन तक चली जाएगी। अब सरकार का जो बजट है वो थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड है। अब सरकार ये कहती है हम एल्यूमिनियम वाले वैगन चलाएंगे, सरकार ये कहती है अहमदाबाद मुंबई के बाद हम दिल्ली हावड़ा रूट पे भी बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट्स होती है। अनिरुद्ध एक बार आपका व्यू पॉइंट, क्योंकि जो रेलवे बजट है ना, अब रेलवे सिर्फ रेलवे स्टॉक्स तक नहीं बल्कि रेलवे कम इंफ्रा हो गया अब तो ये, क्योंकि रेलवे से इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत स्पीड से होती है। तो आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि जो मैं आपकी थीम पढ़ रहा था ना उसमें भी आपने इंफ्रा को काफी फोकस में रखा है अपने। आई थिंक जो हमारा पोर्टफोलियो का जो स्ट्रक्चर है वो ये फोकस पे है कि अभी पोस्ट पैंडेमिक गवर्नमेंट का फोकस क्या है। अगर हम देखें तो ये बजट में भी जो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, देयर आर 4 मेजर पिलर्स जहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। ऑलरेडी गौतम जी ने जो मेंशन किया, आई थिंक टेकिंग एन एक्सटेंशन, गवर्नमेंट का एक फोकस रहेगा कि इनकम ग्रोथ कैसे करे, और ये इनकम ग्रोथ के लिए एक फोकस है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाए, द रोड्स एंड रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टी मार्केट। तो ये सब जो है ये सब आई वुड से कि ये कंबाइंड है, जहां पे आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, द रोड्स, रेलवेज, द रियल एस्टेट, ये सारा आपका जो कंबाइंड है, इन सब में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, इंसेंटिव्स रहेगा जहां पे मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होगा। तो ओवरऑल ये सिर्फ आपका रेलवे बजट नहीं रहेगा, इट विल बी काइंड ऑफ एन ओवरऑल इंफ्रा पैकेज जहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पुश करे, इनकम लेवल कैसे बढ़ाए, जॉब क्रिएशन कैसे हो। इसके लिए आपका ये सारा फोकस रहेगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग, रोड्स, रेलवेज एंड द प्रॉपर्टी मार्केट। दीपक आपको लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, वो है क्रेडिट डिमांड को पुश करने के लिए बहुत सारे एरियाज गवर्नमेंट ने टच किए। इनफैक्ट आरबीआई ने रेट्स भी लो रखे, उससे एक रियल एस्टेट साइकिल तो किक ऑफ हुआ। ना रियल एस्टेट साइकिल का आपको रब ऑफ बहुत सारे सेक्टर्स में दिखता है, डोमेस्टिक सीमेंट डिमांड, आयरन एंड स्टील, ऑफ कोर्स हाउसिंग फाइनेंस लोन्स। आपको लगता है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है? प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इसका एक रोल, उसका भी रोल था इसमें, वो एक और थोड़ा और क्रेडिट डिमांड और रिपल इफेक्ट इकोनॉमी में ला सकता है। आपको लगता है कि उस पर कुछ टच अपॉन हो सकता है दीपक? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमने काफी दे दिया है। हम इंटरेस्ट रेट सबसे लो रियल एस्टेट के लोन, आप बिजनेस चलाओगे, आप बिजनेस के लिए लोन लोगे तो आपको 12 से 18% लोन देना है। आप घर बनाओगे तो आपको 6%। इसका क्या मीनिंग है? अगर कोई बिजनेस बना रहा है तो एक्चुअली जीडीपी को और बढ़ा रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, उसके लिए आप 18% का लोन दे रहे हो, और फिर घर बनाने के लिए आप 6%, 6.5% में दे रहे हो। ये तो कोई मतलब मीनिंग नहीं है कि इतना और बेनिफिट दे। इतना सारा बेनिफिट हो गया है तो काफी है। और अगर आप घर में इन्वेस्ट करो तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस आप निकाल सकते हो इवन फ्रॉम सैलरी। और ऐसी जो बहुत सारी जो चीजें हैं, हमने काफी मतलब बेनिफिट्स दे रखी हैं रियल एस्टेट को, और उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें रियल एस्टेट को हमें ओनरशिप कम करना चाहिए। इंडिया की जो होम ओनरशिप है वो करीबन 76%, मतलब अगर आप 100 घर देखें तो 76 हाउसेस अक्रॉस इंडिया 76 से 80% आर ओन्ड बाय द पीपल लिविंग इन देम। मतलब उनकी जो घर में रहते हैं वो खुद ओन करते हैं। यूजुअली जो सिटीज होती हैं, बड़ी जो सिटीज होती है बाहर की, वहां पे होम ओनरशिप 40-50% से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि लोग रेंट पे रहते हैं, मूव करते हैं, मोबिलिटी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को अहमियत और नहीं देनी चाहिए। आई थिंक पीपल
given to businesses. बहुत अच्छी बात बोली आपने. इनफैक्ट थोड़ी कॉन्ट्रा व्यू दी है आपने दीपक, बट आई मस्ट से कि हाँ, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि एसएमईज को और बिजनेसेस जो हैं उनको फोकस करिए रादर देन होम ओनरशिप, जहाँ ऑलरेडी एक टेलविंड आ गई है. गौतम, जाने से पहले कुछ आपके स्टॉक पिक्स नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के हिसाब से, अगर एक अच्छा बास्केट लेके चलें डोमेस्टिक इकोनॉमी सेंट्रिक, तो 4-5 कौन से नाम आप शेयर कर सकते हैं? मैंने अजय अभी आपको जो बताया था उससे नाम अलग नहीं रहेंगे. लार्ज कैप फाइनेंशियल्स मैंने कहा है, लार्ज कैप आईटी और जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है वो हमारे प्रेफर्ड बास्केट में. फाइनेंशियल्स अब ऐसे जगह आ गया है कि जहां पे क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो सकती है. पिछले 4 साल में हमने देखा जितना ग्रोथ आया है, जैसे निफ्टी फाइनेंशियल्स का अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो FY18 में बॉटम आउट हुआ था 48,000 करोड़ के प्रॉफिट पे, और निफ्टी फाइनेंशियल्स का प्रॉफिट FY21 में 1,11,000 करोड़ हुआ था. सो लगभग 2.5 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका था. FY21 था. अब FY22 में 1,50,000 करोड़ के आसपास वो प्रॉफिट करेंगे और FY23 में 1,90,000 करोड़. सो वहां पे ग्रोथ थोड़ा सा भी कमजोर नहीं हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप फाइनेंशियल्स. और लार्ज पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ जो आया है वो एसेट क्वालिटी क्लीनअप से आया, प्रोविजनिंग कॉस्ट कम हुआ है उससे आया. टॉप लाइन ड्रिवन ग्रोथ अभी तक नहीं आया है, जिसकी की उम्मीद है कि FY23 में आए. ये क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे ICICI, एक्सिस, HDFC बैंक के, तो वो क्लियरली दिख रहा है कि NII ग्रोथ, लोन ग्रोथ पिकअप हो रहा है. बड़े बैंक्स मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस में फाइनेंशियल्स के वैल्यूएशंस काफी रिजनेबल हो चुके हैं. इनफैक्ट अगर मैं एक कदम आगे जाके बोलूं कि मेन स्ट्रीम सेक्टर्स में अगर आज आप देखो तो सबसे ज्यादा जूसी और लुक्रेटिव वैल्यूएशंस फाइनेंशियल्स में ही लगते हैं मुझे. सो लार्ज कैप फाइनेंशियल्स एक हमारा बड़ा ओवरवेट बना है. और दूसरा है आईटी सेक्टर. वहां पे भी लार्ज कैप में हमारा प्रेफरेंस ज्यादा है क्योंकि मिड कैप में वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं अभी भी. आईटी के आपने कमेंट्री सुनी होगी, डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तकलीफ सप्लाई में है. दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट डिमांड, और डिमांड अगले 2 साल तक अच्छे रहने की उम्मीद है, राइट. और अभी प्राइसिंग का भी बात चालू हुआ है, प्राइसिंग ग्रोथ इन द आईटी सेक्टर. सो मुझे लगता है जिस तरह के कैश फ्लोज वो बनाते हैं, फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन 120% है, पे आउट रेशियोज 80-90% है, हर 3 साल में आप देखते हो उनका बायबैक आता है. सो कैपिटल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है वो सेक्टर में, और ग्रोथ का जो विजिबिलिटी है वो भी काफी स्ट्रांग है. और वहां पे भी स्टॉक प्राइसेस 10 से 15% के बीच करेक्ट हुए बिटवीन इन्फोसिस, TCS एंड HCL टेक. सो मुझे लगता है वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है. और लास्टली जो हमने बात किया था कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वहां हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक है अगले 3 साल के लिए. स्पेशली जो लीडर्स है अपने अपने सेगमेंट में, जैसे टाइटन हो, एशियन पेंट हो, पिडिलाइट हो, जुबिलेंट फूड हो, तो इनका आप एक बास्केट बना के अगले 3 साल के हिसाब से निवेश कर सकते हैं. जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. दीपक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया अनिरुद्ध आपका भी. आज आप तीनों ने समय निकाला, ठीक बजट से पहले हमको बजट के मायने समझाए और अच्छे से सेक्टर्स को लेकर भी चर्चा हुई है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही. नमस्कार.